गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी कविता स्वदेशी पढ़ाऊंगा, जिसे सिर्फ ध्यान से समझने और सोचने की बात है नहीं। स्वतः तुम कुछ ही क्षण में, कुछ समय के बाद एक कविता का सारा सारांश वस्तुनिष्ठ तुम्हारे पास चला जाएगा, है नहीं। इस कविता का नाम है स्वदेशी। इस कविता का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी स्वदेशी कहने से ही ऐसा लगता है स्वदेशी मतलब अपना देश। स्व मने होता है अपना, देश मने देश, है ना। अपना देश के बारे में इस कविता में पढ़ना है, जिसका रचनाकार हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, लेकिन इनको नाम बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है, और ज़्यादा इनका नाम प्रेमघन ही उपयोग होता है ना। तो तुम्हें परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि स्वदेशी के रचनाकार, स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी कविता के रचनाकार हैं, स्वदेशी कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी स्वदेशी कविता का रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी, या उन्हें हम प्रेमघन भी कर सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन। अब तुम्हारे सामने मैं सबसे पहले कवि परिचय बताना चाहता हूँ। कवि परिचय से भी वस्तुनिष्ठ पूछ लेता है, यह कौन सा कवि, किस प्रकृति के थे, इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है। सबसे पहले कह रहे बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो कवि थे भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के यह कवि थे। करा इनका जन्म 1855 में, इनका जन्म 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, जिसको हम यूपी कह सकते हैं, उपयोग में हम यूपी ही ज़्यादा लाते हैं। प्रेमघन जी का जन्म 1855 में मिर्जापुर यूपी में हुआ, और इनका निधन 1922 में, है नहीं। कहेगा कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ है, तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ है 1855 और मृत्यु 1922 में, और जन्म 1855 में। और 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। 1874 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना किए। कौन सा समाज छोटू? रसिक समाज। 1874 ईस्वी में कौन सा समाज की स्थापना किए? रसिक समाज। रसिक समाज का, कौन समाज का? रसिक समाज का स्थापना किए। मिर्जापुर में, कहाँ किए? मिर्जापुर में। मिर्जापुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और कौन किए? प्रेमघन। पूछेगा कि रसिक समाज की स्थापना कौन किए? प्रेमघन। या तो बद्री नारायण चौधरी, हम बद्री नारायण चौधरी भी कह सकते हैं, या प्रेमघन भी कह सकते हैं। करा इन्होंने नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किए। ये पत्रिका भी का संपादन करते हैं, जैसे कि अभी भी निकलता है साप्ताहिक पत्रिका नालंदा टुडे। गांधी जी भी निकाले थे यंग इंडिया पत्रिका। इसी तरह ये भी एक पत्रिका निकालते थे, जिस पत्रिका का नाम था नागरी नीरद। नागरी नीरद इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है। अब पूछेगा नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका कौन निकालते थे, तो प्रेमघन, या फिर हम बोलेंगे बद्री नारायण चौधरी। या तो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि बद्री नारायण चौधरी किनको कहा जाता है, तो प्रेमघन। या तो कहेगा प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। या तो पूछेगा कि बद्री नारायण चौधरी किन्हें कहा जाता है, तो प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में, और जिनका जन्म 1855 में और मृत्यु 1922 में। अब कह रहा है कि ये भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन नामक प्रमुख नाटक भी लिखे हैं। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन कविता नहीं, प्रमुख नाटक का भी रचना किए हैं, है नहीं। तो हमको याद रखना है सबसे पहले कि स्वदेशी कविता किनके द्वारा लिखा गया था? प्रेमघन जी द्वारा, है ना। ध्यान सुनो, स्वदेशी कविता किनके द्वारा लिखा गया? प्रेमघन जी द्वारा। या तो फिर रह सकता है बद्री नारायण चौधरी, जिनका जन्म 1855 में यूपी के मिर्जापुर में हुआ, जिनका जन्म 1855 में यूपी के मिर्जापुर में हुआ, और इनका निधन 1922 ईस्वी में
इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ। और इसने मिर्जापुर में एक समाज की स्थापना किया, जिस समाज का नाम था रसिक समाज। या तो ऐसे पूछेगा रसिक समाज की स्थापना कौन किए थे, तो हम कहेंगे रसिक समाज की स्थापना किए थे बद्रीनारायण चौधरी या फिर प्रेमघन बोलेंगे। और इसने सौभाग्य भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन इनके प्रमुख नाटक भी थे। ये नाटक भी लिखा करते थे और साप्ताहिक पत्रिका भी लिखते थे, जिस साप्ताहिक पत्रिका का नाम है नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्वदेशी कहानी में पढ़ना क्या। स्वदेशी कहानी में पढ़ना है अपने देश के प्रति प्यार प्रेम। मुख्य रूप से इसमें यह कहा गया कि हम लोग आज अपने देश की संस्कृति सभ्यता से बिछुड़ते जा रहे हैं। हमारा देश का वास्तविक सभ्यता क्या, संस्कृति क्या है, भूलते जा रहे हैं। और दूसरे को पहनावा ओढ़ावा, खान पीन, रहन सहन, बोली भाषा, जबकि पूरी दुनिया में पूरे संसार में सब कहता है भारत धर्म प्रधान देश है। संस्कृति हो या फिर किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया में संसार में सबसे आगे माना गया था और आगे कहा जाए तो अभी भी है। परंतु हम आज अपने वास्तविक प्रतिष्ठा संस्कृति सभ्यता को छोड़कर फैशन की दौर में, कहा था फैशन की दौर में ग्रांटिक चिंता ना करें, तो हम अपने घर के समाज के प्रतिष्ठा को पीछे करके दूसरे समाज का खान पीन, कपड़ा लत्ता, पहनने ओढ़ने का ढंग सारा दूसरे को मतलब कि ग्रहण कर रहे हैं। अपना जो हमारा संस्कृति उसको त्याग रहे हैं। इसी से बचने के लिए हमारे प्रेमघन जी ने इस कविता को डाले हैं, लिखे हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति जो हमारा आने वाला पीढ़ी है जो भूलता जा रहा है उसको भूले नहीं, है ना। आप लोग से मुझे आग्रह है, सभी बच्चों सभी विद्यार्थियों से, कि अपना समाज शुद्ध है और शुद्ध बनाकर रखें और जो हमारा संस्कृति है अपना संस्कृति के अनुसार ही जीने का प्रयास करें। जैसे हमारे माँ बहने की प्रतिष्ठा ज्यादा हो, लेकिन आज फैशन के दौर में क्या माँ बहनें ही देखते हैं कपड़ा कम पहन रही है और पुरुष ही कपड़ा अधिक पहन रहा है। इसका क्या कारण है? बच्चे की गलती नहीं, गलतियां हमारे गार्जियन के हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं बच्ची, तभी उसको फैशन की कपड़ा पहनाते हैं और जब वह बच्ची बड़ा हो जाती है तो उससे कहते हैं बेटी इतना कपड़ा नहीं पहनो, इतना पहनो, इतना। अब वो नहीं पहन सकती है क्योंकि घड़ा तभी तक मार सकता है जब तक घड़ा कच्चा है। जब घड़ा पक जाता तो मार नहीं सकता है, घड़ा फूट जाएगा। देहात में गाँव में बोलचाल की भाषा में कहता है कनेल, जो बांस का एक कनेल होता है तभी तक लगता है जब तक वह कच्ची है, जब वह पक जाता है तो लपाने के बाद वह फट जाता है। इसी तरह हम अपने घर को बच्चा हो या बच्ची, बेटा हो या बेटी, छोटा से उसे अपना संस्कृति सभ्यता में रखने का प्रयास करें ताकि वह आगे जाकर अपना संस्कृति सभ्यता को समझे और देश को संस्कृति को बनाए रखने में मदद करे, है ना। इसीलिए छोटा से ही बच्चा को जो हमारा संस्कृति है संस्कृति के अनुसार कपड़ा पहनाना चाहिए। जैसे क्या है हमारे बाजू भर कपड़ा है या फिर जो भी ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए कि हमारा शरीर पूरा ढके रहे। अब बात रहेगी कि हम लोग विदेशी भाषा, हिंदी तो इतना अच्छा भाषा है पर हिंदी आज बोलना कितना शुद्ध हिंदी बोल लो, है ना। हिंदी बोलना मान लो कि तुम्हारा प्रतिष्ठा धूमिल हो गया, थोड़ा सा टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश बोल लो, बाटी फलना के बेटा तो बहुत तेज पढ़ने में है नहीं। इससे क्या जो हिंदी बोलता है उसको दिल में ठेस पहुंचता है, वो अपना हिंदी भाषा को छोड़कर वो भी अंग्रेजी अध्ययन करना शुरू कर देता है। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, हिंदी भूल जाना गलत है। अंग्रेजी तुम पढ़ते हो ये गलत बात नहीं है, लेकिन हिंदी भूल रहे हो ये बहुत गलत बात है ना। अतः आप लोग से अनुरोध है सभी बच्चों से कि अंग्रेजी पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, परंतु हिंदी भूल भी नहीं जाइए, क्योंकि हिंदी हमारा मूल संस्कृति है, मूल सभ्यता है। मूल संस्कृति और मूल सभ्यता है जो हमारा हिंदी में संस्कार है वो इंग्लिश में नहीं है। हिंदी में बात करने का तमीज होता है, बड़ा से कैसे करना चाहिए, छोटा से कैसे करना चाहिए। इंग्लिश में क्या तमीज है, बड़ा रहे छोटा रहे, यू आई बी यू, क्या पता चल रहा है कि छोटा से बात कर रहे हो कि बड़ा से। लेकिन हमारे हिंदी में संस्कार है कि छोटे भाई से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करना है ना। बड़े भाई से बात कर रहे हैं, आदर से बात करना है, दोस्त से बात कर रहे हैं, बहुत मित्रता पूर्वक बात करना है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या होता है, प्यार कहाँ है, मोहब्बत क्या है, क्या पता है कि तुम इंग्लिश में कभी कोई कविता पढ़ के देखो तो हिंदी जैसा लग सकता है अच्छा पढ़ने में, है नहीं। उसके बाद फिर दूसरा बात यह है कि हम लोग आजकल अपनी देश से निर्मित वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं, है नहीं, विदेशी से बने वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं, जिससे हमारा देश की संपत्ति क्या हो रहा है, दूसरे देश जा रहा है। यदि हम अपना देश के बनाया हुआ किसी भी सामान, एक घड़ी, एक सुई से लेकर एक ट्रक या ट्रेन, कुछ भी, या जहाज बड़े बड़े खरीदते हैं तो हमारा देश का पैसा देश में रहेगा। परंतु आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी तरह है विदेशी माल खरीद रहे हैं, चाइनीज है तो रूसी है तो अमेरिकन है, दूसरे देश के वस्तु खरीद करके
दूसरे वस्तु को लाभान्वित कर रहे हैं, ये मेरा देश घाटा में जा रहा है नहीं। इसी सब बिंदुओं पर कवि ने यह कविता लिखे हैं जिनसे हमें सीख मिलेगा कि नहीं, हमें अपना देश की संस्कृति बचाना है, हमें देश का आर्थिक बचाना है, सभी तरह से मतलब अपना देश की वस्तु का उपयोग करना है और देश की सभ्यता और संस्कार को बचाना है। यही अपना कविता में पढ़ना है। अब मैं चैप्टर पर आता हूँ, है नहीं। कहें कभी कहें, हाँ थोड़ा सा बाबू समझ लो, थोड़ा सा अर्थ, किसका अर्थ क्या होता है। देखो गति, गति में होता है स्वभाव। स्वभाव हर एक आदमी का अपना अपना स्वभाव है। यहाँ पर जितने भी हम बच्चे हैं शिक्षक के, सभी शिक्षक को भी अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। सभी बच्चे को अलग स्वभाव है। कोई नटखट है तो पढ़ने में तेज है, कोई तेज है तो सीधा है, कोई कुछ है तो कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, है नहीं। कुछ कुछ विचार कुछ कुछ का मिलता है, कुछ कुछ का नहीं मिलता, सभी का विचार अलग अलग होता है। तब विचार को या स्वभाव को एक ही बात है ना। फिर रति, रति में स्वतः लगा, हर एक आदमी किसी किसी लगा होता है। कोई बिजनेस से लगा है, हमारे तुम्हारे बीच भी लगा है, तुम हमारे तुमसे लगा है, मैं तुमसे पैसा लेता हूँ, तुमको हमसे लगा है, तुम पढ़ने आते हो, कुछ सीखने आते हो, बिना लगाव के तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो लगाव कर, भले किसी को मर्डर ही करना है तो उससे लगाव है कि मेरा दुश्मन उससे मारना है। भले लगाव जैसा हो, प्लस में हो माइनस में हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, लेकिन लगाव के बिना कोई आदमी कहीं जाता नहीं, किसी से बात तक नहीं कर सकता बिना लगाव। लगाव अर्थात मतलब, है नहीं। रीत, रीत में होता है पद्धति, पद्धति किसी भी काम का करने का तरीका, है नहीं, पद्धति। रीत के बाद है मनुज भारती, मनुज भारती माने भारतीय मनुष्य, भारतीय मनुष्य को ही कहा गया मनुज भारती। क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन, है नहीं, अर्थात अंग्रेज, है नहीं, क्रिश्चियन, अंग्रेज लोग क्रिश्चियन धर्म को मानता है नहीं। क्रिश्चियन अर्थात क्रिस्तान अर्थात क्रिश्चियन। बसन मिश्र वस्त्र, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वदेशी वस्त्र को त्याग करके विदेशी वस्त्र को पहन रहे हैं। इसी पर एक कविता लिखा हुआ है। बानक में बना वेशभूषा, है ना, हम लोग विदेशी शिक्षा पाकर विदेशी वेशभूषा में पढ़ रहे हैं ना। देखो आज कैसा कैसा बाल कटिंग आ गया है। एक हीरो शायद कल हजमाती बना ले तो कितना हीरो उसके जैसा हजमाती बना लेगा, कितना लोग बना लेगा। डॉक्टर इंदर प्रसाद खैनी खाते थे, इसका तो जोड़ती सब कोई करता है, परंतु डॉक्टर इंदर प्रसाद कैसे पढ़ते थे इसका जोड़ती कौन करता है। अरे ससरंग तो एक चोर को भी करना चाहिए, परंतु चोर के पास जो गुण है उसको ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। राजेंद्र प्रसाद का खैनी खाने के बारे में सभी कोई जानता है कि राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, तो मैं क्या, मैं भी खाऊंगा। लेकिन क्या कभी सोचा हो कैसे पढ़ते थे। उस गरीबी हालात में उनके पढ़ने के लिए घर में लाइट तक नहीं था, रोड पर बैठकर पढ़ाई कर लेते थे, है ना। बगल से बारात गया, पीछे से कोई आया कि भैया यहाँ से बारात गया है, पर डॉक्टर इंदर प्रसाद तो पढ़ने में लीन थे। रोड के लाइट में, रोड पर जो चौराहा पर लाइट होता है उस लाइट से पढ़ाई करते थे। राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि भैया मैंने तो नहीं देखा कि बाराती गया। बोलो, जबकि आज हम लोग कैसे विद्यार्थी हैं, कहीं बाराती मेरे से 1 किलोमीटर दूर भी है तो पढ़ाई छोड़ के इंतजार करने लगी, बाराती आ रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ किताब समेट के, इसका मतलब मेरा ध्यान पढ़ने पर नहीं रहता है और अलग वातावरण पर रहता है। लेकिन डॉक्टर इंदर प्रसाद भी तो एक ऐसे विद्यार्थी थे कि उनके पास से बाजे गाजे के साथ बाराती चला गया, परंतु उन्हें पता नहीं चला, है नहीं। तो किसी भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अगुण होता है। तो हर एक व्यक्ति से दोस्ती करो, हर एक लोग से मित्रता करो, परंतु गुण ग्रहण कर लो, आप गुण छोड़ दो, है ना। हंस के बारे में जानते हो, दूध पानी मिला दे दो, दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा, वही हाल हर एक मानव में होना चाहिए, है ना। उसके बाद बानक मिस बना वेशभूषा, है ना। खाम ख्याली मतलब कोरी कल्पना, चारहु वर्ण मतलब चारों वर्ण में, है ना। डफाली मिस डफ बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। आज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन आ गया, झूठी झूठी वादा करके जनता को, भोली भाली जनता को बोल लेते हैं, फिर कुर्सी जब मिल जाता है फिर जनता को मैं 5 साल के लिए कभी देखने नहीं आता हूँ कि जनता के पास नली क्या है, गली क्या है, वहाँ के स्वास्थ्य कैसा है, कोई ख्याल नहीं रखते हैं। सिर्फ हम लोग झूठी बाजा बजाने बने हैं, झूठी झूठी वादा कर करके जनता को, अबोध जनता को हम लोग मोह लेते हैं और सियासन ग्रहण करके और सिर्फ अपना पारिवारिक सुख सुविधा में लीन हो जाते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पर। यहाँ कहे हो करा सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीय कछुना अब भारत माँ दर्शा। कह रहा है कि सब विदेशी वस्तु, जितना भी आज बाजार में हाट में वस्तु नजारा, सभी के सभी विदेशी। तो जीन्स है तो पैंट है तो जूता है तो मौजा है, सब के सब देखते हैं विदेशी निर्मित वस्तु है। भारत की निर्मित कुछ वस्तु भी तो उसे खरीदने से लोग इनकार करता है, चलो ये नहीं खरीदना है। यदि कोई खरीद भी लिया तो उसे लोग शर्मिंदगी करता है कि कपड़ा कहाँ से लाया, ये साड़ी पहनती है, ये कुर्ती पहनती है। लो, साड़ी पहनना क्या हो गया, साड़ी पहनना हो गया मूर्खता, है नहीं। हाँ, जीन्स टॉप पहन के निकल लो, बहुत अच्छी बात है नहीं, नहीं तो गलत बात है नहीं। स्वदेशी कपड़ा अपनाओ, स्वदेशी वस्तु अपनाओ, है नहीं। वही कह रहा है सब विदेशी वस्तु नरगति रीत लखात, भारतीय कछुना भारत माँ दर्शा।
भारत सिर्फ नाम का भारत देश रह गया, लेकिन भारत का जो संस्कृति सभ्यता है कहीं हम देखने को लिए नहीं मिल रहा है। शायद कल्पना करो कि हमारे पूर्वज कोई यदि अभी अवतार ले पुनः, जो कि आज से 2 कुर्सी पहले पैदा हुए थे, तो अपना भारत में ही आकर अनजान हो जाए, उन्हें नहीं लगा कि यही भारत है। वो भारत को पहचानने में असमर्थ नहीं, वो कहेंगे भारत नहीं है, भारत का तो संस्कृति था दूसरा। भारत के धोती ढीली ढाली धोती था, पगड़ी था, गंजी था, लुंगी था, साड़ी था। लेकिन आज कहाँ गंजी लुंगी और गमछी पगड़ी कहाँ चला गया? पगड़ी बदल गया टोपी में, लुंगी बदल गया जींस में, और गंजी बदल गया टी शर्ट में, है नहीं? शायद हमारा दादा के दादा यदि आ जाए तो अपना देश को मानने से इनकार कर दें कि लगता है भारत नहीं, गलती से मैं दूसरा देश में उतर गया हूँ, है नहीं? सिर्फ नाम का भारत रह गया, परंतु भारत का जो संस्कृति है, संस्कृति भी गायब हो गया है, वस्तु भी गायब हो गया है, कहीं नहीं मिलने क्या कहता है, अपना देसी वस्तु कहीं भी देखने को लिए नहीं मिलता है। कह रहा मनुज भारती देखी को सकल नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधर कह है क्रिस्तान। मनुज भारतीय मनुष्य या भारतीय लोगों को नहीं पहचान रहे हैं कि कौन भारतीय है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, किसी में कोई अंतर नहीं दिखाई मिल रहा है। कह रहा है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश अब बुद्धि विदेशी पाए। अरे पढ़ा ज्ञान विदेश का तो ज्ञान भी तो विदेशी का ना होगा। कह रहे पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। आज के हमारे तुम्हारे गांव के कुछ लोग विदेश पढ़ने लिए चल जाते हैं। अब विदेश पढ़ने के लिए जाने के बाद वहां से कुछ थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद वही शिक्षा का यहाँ इस्तेमाल करने लगते हैं, है नहीं? जो वहाँ कपड़ा, वहाँ जो संस्कृति सभ्यता है वही यहाँ के चलाने लगते हैं, और उसका नकल हमारे गांव में रहने वाले भी कुछ लोग धीरे धीरे करने लगते हैं, उसी का रंग में रंगा जाते हैं, है नहीं? जो उसका चाल है, ढाल है, पहनावा ओढ़ावा है ना, उसी को लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और यहाँ के रहने वाले भी लोग कुछ उसी के आधार पर चलने लगते हैं, जिससे हमारा संस्कृति धीरे धीरे हमारा भारत से बिछुड़ता जा रहा है। कर रहा है बटे विदेशी ठाट बाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय लेस। सपना भी थोड़ा सा किसी को निहार के देखते हैं कि इसमें भारतीय तक कुछ लक्षण है नहीं, कपड़ा नहीं है, बोली जो हमारा भारत का वो नहीं है बोलता है, और जो हमारा जो समाज का जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा भी उसके पास नहीं है। आज क्या है? सबसे पहले हमारा शुद्ध वातावरण है माँ पिताजी, लेकिन गलती से आज घर में कोई बोल दो माँ जी और पिताजी, तो ना जानो गांव वाले लोग भी कितने हंसने कि पिताजी बोलता है पिता को, मतलब तुम शुद्ध बोल रहे हो परंतु तुम्हें ही लोग मूर्ख समझेगा। अब बोल दो डैड, क्या सम्मान मिला कि डैड बोलता है डैड, जबकि मेरा संस्कृति नहीं है नहीं? अब माँ से आ गया फिर मम्मी, अब मम्मी से फिर आ गया मॉम, बारह भाषा ही। मॉम कौन भाषा है? अब मम्मी कौन भाषा है? मम्मी तो हम लोग को अंग्रेज मूर्ख बना के चला गया। मम्मी तो होता है कि पहले बड़े बड़े राजा मर जाते थे, उसको दूर दूर से कोई रिश्तेदार मिलने आते थे, है ना, तो मरे हुए बॉडी को हरदी लगाकर, है ना, एक बड़ा सा डगरना रहता था, उसमें लाश को तेल में डुबा दिया जाता था जिससे लाश नहीं सड़ता था। उस डेड बॉडी को रखने वाला एक तरह के बर्तन होता था, उसको मम्मी कहा गया है। हमारे शुद्ध रिश्ता माता है। अब माता को मूर्ख बना के चल गया मम्मी। आज हम लोग अंग्रेज के द्वारा मूर्ख बनाए गए ढोंग को आज तक हम लोग बोल रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी क्या है ना? सबके पास मोबाइल है, मम्मी को सर्च कर लो मम्मी क्या होता है ना? मॉम भी कुछ नहीं, सब बिगड़ा हुआ भाषा है, बिगड़ा हुआ है ना। शुद्ध हमारे माँ जी, माता जी, पिताजी, चलो थोड़ी देर के लिए बाबूजी आ जाओ, गांव की भाषा है। लेकिन डैड इंग्लिश पढ़ो समझो, लेकिन अपना संस्कृति नहीं भूल जाओ, है नहीं? अब पिताजी कोई कहो, कुछ लोग तो बोलना चाहते हैं, समाज के डर से नहीं बोलते हैं कि शायद पिताजी कहेंगे लोग क्या कहेगा, चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई कुछ कहे, क्योंकि कहीं भी जाओ समाज में मूर्खों की संख्या ज्यादा होता है, होशियार की संख्या कम होता है। तो उस मूर्खों के झुंड से डर मत जाओ कि पिताजी कहेंगे तो लोग हंसेगा, क्या दिक्कत है, मूर्ख हंसता है तो हो सकता है मैं बोलूंगा धीरे धीरे उसको भी जागृति आ जाए, है नहीं? कर रहा ठटे विदेशी ठाट सब कनिए देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीय लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली है हिंदू लोग। बोलने के तो शुद्ध हिंदी किसी को नहीं बोलने आता है। जिस दिन तुम शुद्ध हिंदी बोलने लगोगे लोग कहेगा इंग्लिश में बात करता है ना? शुद्ध हिंदी में बात करो ने, माता जी, पिताजी, माँ जी खाना दो, भाई पढ़ने चलो, है ना? तब लोग कहने कि इंग्लिश बोलने लगा, है नहीं? तो बोलने आता है हिंदी नहीं, अब कहता है सीना चौड़ा करके मैं हिंदू, मैं हिंदुस्तानी। कहाँ से तुम हिंदुस्तानी भाई? हिंदुस्तानी हो तो सबसे पहले तुम्हें शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। तो बोलने आता है हिंदी नहीं, है नहीं, और कहने चलता है कि मैं हिंदुस्तानी।
है नहीं, सिर्फ कहने से हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हो। हिंदुस्तानी कहने का तुम्हारा तभी हक है जब भारतीय सभ्यता संस्कृति को पालन करते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तभी तुम्हें हिंदुस्तानी कहलाने का हक है, अन्यथा तुम हिंदुस्तानी नहीं कह सकते हो। और यदि कहते हो भी तो सिर्फ नाम मात्र है, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हो। कह रहा है बोल ही सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, बाहर बा हिंदू, कैसन हिंदू है भाई। मैं कोई धर्म नहीं कह रहा हूँ, नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मुस्लिम भी है फिर भी हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी भले मान्यता नहीं मिला है, लेकिन हिंदी मिलना चाहिए। और लगभग माना जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, भले लिखित इसका प्रमाण नहीं है नहीं। तो बोल सकत हिंदू नहीं, हिंदी नहीं, और मिले हिंदू लोग कि हम लोग देखो हिंदुस्तानी सब हैं। अरे भाई तो हिंदुस्तानी तो जरा हिंदी बोल के दिखा दो। तो हिंदी तो बोलने नहीं आता है, कहाँ जाए रे, कजा किताब में लिखा हुआ रे, आने गे, खैनी गे, पकनी गे, घर में भी एक कौन सा भाषा है नहीं, कोई भाषा तो नहीं है। परंतु हम लोग नाम मात्र के हिंदुस्तान रहे हैं, परंतु शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है। कह रहा है कि बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, कर अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। भाखन, अब लोग अंग्रेजी में बोलना है स्टैंडर्ड समझते हैं। जो लोग अंग्रेजी थोड़ा सा गांव में बोलने के लिए थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा एप्लीकेशन लिखने के लिए आ गया, उसे गांव में ना जाने कितना प्रतिष्ठा मिलता है, बाट उसका बेटा तो दिल्ली में पढ़ता है, पटना में पढ़ता है, विदेश में पढ़ता था, अंग्रेजी में लिख देता है, अंग्रेजी में बात करता है। अरे अंग्रेजी में बात करता है, हिंदी में बात करता है, क्या वो आदमी नहीं है? बड़ा बड़ा IAS का एग्जाम निकालता, बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं रहता है। जब तक तुम्हारा मातृभाषा क्लियर नहीं रह सकता, जब तक तुम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे बड़ा होता है मातृभाषा, मदर टंग, मदर लैंग्वेज सबसे बड़ा है मातृभाषा। कोई भी भाषा हो, जितना अच्छा से तुम मातृभाषा में किसी भी विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उतना अच्छा इंग्लिश टर्म में नहीं। हाँ, इंग्लिश वो लोग सीख सकता है जिसका मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे इंग्लैंड चले जाओ। लेकिन हमारा भारतीय किसी भी विषय को भारतीय बच्चा हिंदी में ही बहुत ज्यादा अच्छा समझ सकता है। अभी तो भी हम देखते हैं बचपना से सभी लोग CBSE बोर्ड पढ़ाते हैं, और 10वां जाते जाते 80% बच्चा बिहार बोर्ड में आ जाता है। क्यों बिहार बोर्ड में आ जाता है भाई? और 10वां के बाद तो 90% इंटर में आ जाता है बिहार बोर्ड में। CBSE बोर्ड पढ़ो, है नहीं। पहली बात बोले इंग्लिश पढ़ना गुनाह नहीं, इंग्लिश पढ़ो जानो, परंतु हिंदी मत भूल जाओ, है नहीं। लेकिन कितना हम CBSE बोर्ड वाले बच्चा को देखते हैं कि हिंदी लिखने नहीं आता है, बोलो असीना चौड़ा करके मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। कैसे तुम हिंदुस्तानी हो? कह रहा है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। वस्तु भी अंग्रेजी का, अंग्रेजी में तो वस्तु नहीं होता है कहने का मतलब, लेकिन विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। कर अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति नीति, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। खाना पीना कभी विदेशी हम लोग हो गया। आज से 10 वर्ष से 20 वर्ष पहले प्रसिद्ध था, क्या रे होटल गया था लिट्टी चोखा खा के, क्या खूब खान लिट्टी चोखा हो, लवाई लड्डू खिनिए। लेकिन अब कहाँ, लिट्टी चोखा का नाम भी नहीं आता। लिट्टी चोखा एकदम फेमस भोजन था, है चाउमीन, तब बर्गर, ना जाने हम तो बहुत ज्यादा नाम नहीं जानते हैं। लेकिन इन सबों का क्या, मैं इतना में से सभी को पूछ रहा हूँ, अपने पापा से सब पूछो, अपने पापा से, अपने दादा से, क्या चाउमीन का नाम कभी सुने थे? बर्गर का क्या नाम सुने थे? और क्या क्या पिज्जा आता है, और कुछ आता है नहीं। इन सब क्षेत्र में हमसे ज्यादा तुम लोग जानते हो क्या क्या आता है नहीं। क्या सब विदेशी है, सब विदेशी खाना है नहीं। जो हमारा स्वदेशी दाल भात रोटी लिट्टी चोखा है, ये सब नहीं खाते हैं। सब तेल में छना छना, ना जाने कोई कोई अच्छा चीज तो 1 महीना पहले पका है, उसको तुम आज खा रहे हो। वो क्या हमारा शरीर में एनर्जी देगा? सिर्फ स्वाद के लिए हम लोग खाते हैं, शरीर की एनर्जी के लिए। इसीलिए तो आजकल के बच्चा भी समझे कि 9 फीट लंबा हो रहा है, 3 फीट चौड़ा हो रहा है। अपना दादा सब कल्पना करो कितना चौड़ा उनकी हड्डियां होता है। तो लोग हमारे तुम्हारे जैसा सड़े गले खाना नहीं खाते थे। अब बिस्कुट खाते हो, क्या है 2 महीना पहले बनाया कि 6 महीना पहले, क्या पता है वो क्या एनर्जी दे सकता है? जो स्वयं नहीं जिंदा, हम लोग को क्या जिंदा कर सकता है? वही वस्तु एनर्जी दे सकता है जो स्वयं जिंदा है। जैसे कच्चा चना है, मटर है, कच्चा बादाम है, उस जो जमीन में डालो वो अंकुर कर सकता है। वो कच्चा चीज खाओ, शरीर में एनर्जी देगा, है नहीं। लेकिन जितना भी आज तला छना चीज खा रहे हैं, वो शरीर में एनर्जी नहीं देता है, बल्कि जहाँ तक शरीर में हानि पहुंचाता है। तो आज हम लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी, कपड़ा पहन रहे हैं विदेशी, खाना खा रहे हैं विदेशी, अपना देश का तो सारा चीज भूल रहे हैं। कोई समय में बच्चा जाने नहीं लिट्टी चोखा कैसा होता था, अभी भी कुछ बच्चे नहीं जानता लिट्टी कैसा लगता है। हाँ, बर्गर को तुरंत कहेगा मुझे बनाने भी आता है, और लिट्टी को तो जानेगा भी लिट्टी कैसा होता है। कर अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अबे सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु हैं सोए हाय। अब तो भारतीय कहने में भी शर्म लगता है, घिन बढ़ता है कि हम भारतीय हूँ। किस बात के भारतीय हूँ? सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है कि इंडिया है, सिर्फ एक बोर्ड रह गया कि इंडिया है, ये भारत है,
परंतु भारतीयता का तो यहाँ कुछ लक्षण भी नहीं दिखा देता है कि भारतीयता क्या है, हिंदुस्तानी क्या है। अब तो भारतीयता कहने में मिला जाता है। कौन, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वाह इंग्लैंड में रहते हैं, विदेश के नाम पर तुम्हें तुरंत कुर्सी आ जाएगा, अच्छा इंग्लैंड से लिखना दें कुर्सी। कहीं कहा तो जरा बिहार से आ गए हैं तो शायद आया हुआ कुर्सी भी पीछे हो जाए, अच्छा बिहारी है, अच्छा बिहारी के नाम से लोग कहेंगे अच्छा, मतलब उतना हाई फाई नहीं, बिना कुर्सी भी चलेगा, खड़ा भी रह लेगा आदमी। क्या जो इंग्लैंड से आता है उसी कुर्सी पर बैठने का हक है? बिहारी है या इंडियन है उसे नहीं है। अब कह रहा हिंदुस्तानी, नाम सुनी अब सकुच लजात, हिंदुस्तानी कहने भी लोग लजाते हैं। कहीं विदेश में यहाँ का आदमी गया हुआ है तो बहुत शर्म से कहता है हिंदुस्तानी, है नहीं ना, है नहीं। हो सकता है कोई दूसरा देश का नाम ले कि मैं तो रशियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। भारतीयता कहने भी लजाता है। भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात, देश नगर बानक बनाओ, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाट अर्थात बाजार में, जब मार्केट बाजार आजकल निकलते हैं तो देश से निर्मित वस्तुएं कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। बताओ आज पूरे बाजार में बताओ कै वो खादी दुकान मिलता है? खादी दुकान, खादी वाले कपड़ा होता है ना, वो खादी मोटा थोड़ा कपड़ा होता है, वो हमारा देश में बनता है। कै वो खादी कपड़ा पहनते हो? तो नहीं कपड़ा पहनते हो, दुकान भी नहीं मिलता है। लेकिन जीन्स के देखो कितना दुकान मिलता है, जितने भी विदेशी कपड़ा है खाली दम डेग डेग दुकान, है नहीं। ऐसा समय आ गया, किताब से आदमी विद्वान बनता है, किताब रोड पर बिकता है नहीं। और जूता जो पैर में रहता है वो शीशा में बिकता है, शीशा में पैक, एक धूल के कण उसमें लग जाता है। हाय रे भारत के लोग, हाय रे भारत नहीं, हाय रे भारत के लोग, किताब से ज्ञान मिलता है, किताब से भगवान दर्शन हो सकते हैं। वो रोड पर ऐसे खुली वातावरण में गंदगी उस पर पड़ रहा है, रोड पर पसार के बिकता है। परंतु जूते तो पैर में रहेंगे, जूते तो एकदम शीशा के कवर में रहते हैं। जैसी जूते वाले दुकान में लो एसी चालू है, उसके बाद शीशा से घसका, उसका बाद जूता निकलेगा, है नहीं। लगता है कुछ शंकर, लगता है बड़े बड़े देवताओं को मूर्तियां भी उतना सुरक्षित से नहीं रखा जाता है जितना सुरक्षित से जूता रखा जाता है। जो कहाँ चलेगा? गंदगी में चलेगा, रोड पर चलेगा, मैला में कुचेला में। लेकिन किताब से तो भगवान का दर्शन हो सकता है। अरे जो भी हम आज बक रहे हैं किसका योगदान? इसका योगदान है। तुम भी कल के डेट में हमारे यहाँ आओगे, जो पद पर है तुम भी बकोगे, इसका देन है। क्या जूता एकदम 20,000 के जूता पहन लोगे तो ज्ञानी बन जाओगे रे। लेकिन 20 रुपया के किताब से तुम बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 20,000 के जूता से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ पैर सुरक्षा कर सकता जरूर, लेकिन किताब से ज्यादा नहीं, है नहीं। करा देश नगर बानक बसाओ, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाट जहां भी बाजार जाते हैं सब विदेशी वस्तु में पड़ा हुआ है। अब कह रहा है जिनसो संभल सकत नहीं तनिक, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे कैसे खाम ख्याली। जिससे ढीला ढाला धोती नहीं समझ सकता, अरे धोती नहीं पहन रहे, धोती इधर होता है इधर हो जाता है ना, बड़ा लाजार लगता है जींस पहन लो। अर्थ एक धोती संभालने में थोड़ा सा तुम्हें टेंशन हो जाता है कि धोती नहीं पहनो, जींस पहनना बहुत अच्छा है। तो इतनी बड़ी साम्राज्य भारत, इतनी घनी आबादी वाला देश भारत, जनसंख्या उतना ही है, क्षेत्रफल भी उतना ही है, कैसे तुम पूरे देश संभाल सकते हो? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पैदा हुए थे उनको माँ जानते थे कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? कि वो जानते थे मैं प्रधानमंत्री बनेंगे? तक कल के डेट में तुम ही लोगों में से ना कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई खलासी बनेगा। सारा चीज तो तुम ही लोग बनोगे। जितना भी देश अभी चल रहा है, हमारे हमसे जो बड़े वो लोग चला रहे हैं, हम लोग की भी कुछ योगदान है। क्या उन्हीं लोग सब दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे? वो भी तो एक निश्चित समय के बाद उनका भी तो एक उम्र होगा कि वहां से हटेंगे। वो भी एक समय बच्चा थे, आज बड़े हैं, तो कल के डेट में तुम लोग भी उस पद पर इसी में से कोई नहीं कोई बैठेगा, है ना। तो एक धोती नहीं समझ सकता कि धोती नहीं पहनो ये बड़ा लाजार होता है, पहनने में दिक्कत होता है, ये होता है वो होता है, जबकि उसमें मेरा सारी प्रतिष्ठा ढका हो। तुम कैसे पूरे देश को जिम्मेवारी संभाल सकते हो? देश की जिम्मेवारी संभालने में विदेशी मैटर सलटना है, घरेलू मैटर सलटना, आपसी देश में ही कई बार एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ा हो जाता है, उसको सलटना है। तो भारत पाकिस्तान बार मामला चलता है, इसको सलटना है। कैसे सलट सकते हो भाई? वो तो और बहुत बड़ा मैटर है ना। वही कह रहा जिससे समझ सकत नहीं, धोती ढीली ढाली, और कहते हैं कि मैं अब देश की जिम्मेवारी संभालूंगा, देश का बागडोर, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे राष्ट्रपति बना दो, है ना, मैं पूरे देश को संभाल लूंगा। कैसे मैं तुम पर विश्वास करूं कि तुम कल के डेट में तुम भारत को संभाल सकते हो? जिनसे समझ सकत नहीं तनिक, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे ये कैसे खाम ख्याली। कैसे देश के बारे में तुम रखोगे भाई ख्याल कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को हम एक सूत्र में बांध के रखें, है नहीं?
हर कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस एरिया में, कभी उस एरिया में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन फलना फलना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे होते रहते हैं। वो तो सुलझाना और मैटर बहुत बड़ा जटिल है। कैसे उसको सोल्व करोगे? तुम्हारे लिए तो जब देश के प्रधानमंत्री बनोगे तो भारत में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति को हो, सभी को एक नजर से देखना होगा। तो कैसे देखोगे? एक धोती जब नहीं समझ सकता ढीली ढाली, थोड़ी सी परेशानी नहीं समझ सकते तो देश के बागडोर कैसे संभाल सकते हो? कर दास बिरती को चाचा हूँ, दसी चरहू बरन बढ़ाली, करत खुशामा झूठ प्रशंसा, मनहू बजे डफाली, मनहू बजे डफाली। आज क्या दास बिरती दसी चरहू बरन बढ़ाली, करत खुशामा झूठ प्रशंसा, मनहू बजे डफाली। आज हम लोग क्या हो गए हैं? सिर्फ झूठा बड़ाई करने के लिए जानेंगे, जिसको कहता है चपलूसी। थोड़ा सा कोई अमीर है, डेली उसे करेंगे जी नमस्ते बाबूजी, प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया। जो अमीर है झूठा चपलूसी करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो वो अमीर है। लेकिन एक गरीब रोड पर टहल रहा है, डेली मिलता है रास्ता में, लेकिन तुम्हें पूछ देंगे ना कहाँ कोई गरीब हमको मिला है, उसको आंख बंद करके भी कोई देखने वाला नहीं। अब प्रणाम करने वाला कौन है और सहायता करने वाला कौन है? हम लोग आज जो हमारा समाज हो गया है, पूर्ण समाज को नहीं कहेंगे, लेकिन 50% से ज्यादा लोग एक दूसरे को झूठी प्रशंसा करने वाला है। झूठ प्रशंसा है नहीं कि मैं तुम्हारे नजर में कितना प्रिय हो जाऊं, और सिर्फ तभी तक तुम्हारा प्रशंसा करूंगा जब तक कि मैं मुझे तुमसे काम है, फिर तुमसे काम हट गया, फिर मैं तुम्हें नजर देख कर देखने वाला नहीं। ये हो गया आज हमारा समाज, है नहीं? झूठी प्रशंसा करने वाला। अच्छा, तो ये अब कविता हमारा लास्ट हो गया, है नहीं? आप लोग से आग्रह है कि पुनः इस कविता को फिर से किताब से पढ़िए और समझिए, ज्यादा समझ में आएगा, है नहीं? और जो कविता में कहा गया, इसको सिर्फ मैट्रिक पास होने से मतलब नहीं रखिए, इसको जीवन पर ढालने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा हमारा देश बहुत जल्द ही पुनः गुलाम हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से सोचो, सभ्यता दृष्टि से तो गुलाम हो चुका है, सभ्यता की दृष्टि से गुलाम हो चुका है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं हुआ, सांस्कृतिक दृष्टि से हो चुका है। विदेश लोग, अंग्रेज लोग कितना होशियार है, मेरा संस्कृति वो नहीं अपना रहा है, परंतु हम लोग महान मूर्ख हैं, महान मूर्ख। बड़े बड़े लिख के PhD MA BEd TEd कोची कोची कर करके अपना संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं। भले कह दिए हम BEd के लिए, हम PhD के लिए हैं, जो PhD के लिए उनको भी बहुत सारा लोग के देखो, कुछ लोगों के तब बाल के कटिंग VIP रखी, कपड़ा बड़ा VIP पहन रहती, कहती हम PhD के लिए, कौन काम? उनसे अच्छा एक किसान है तो PhD से अच्छा कि खेती करते हुए भी अपना संस्कृति को बचाए हुए है। कल भी हल जोतता था, आज भी हल जोतता है, कल भी लुंगी पहनते थे, आज भी लुंगी पहन रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो शहर से ज्यादा सभ्यता संस्कृति बच रहा है हमारे गांव में। गांव ही हमारा मूल भारतीय का संस्कृति है और सभ्यता है, और गांव ही हमारा संस्कृति बचा सकता है नहीं? अब आप लोगों को मैं यह कह रहा हूँ कि इसी तरह हर एक कविता को पढ़ाऊंगा, है नहीं? कविता का पार्ट 1 में कविता का व्याख्या रहेगा, अब पार्ट 2 में उसका वस्तुनिष्ठ रहेगा। पार्ट 1 में मैं आज इसका वीडियो डाल रहा हूँ, है नहीं? फिर इसका पार्ट 2 में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर डाल दूंगा। इसको पढ़ने के बाद फिर इसका तुम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सुनना, है नहीं? वस्तुनिष्ठ तुम इसका सारा अपने से बनाते चले जाना, है नहीं? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की सेवा समाप्त।